अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक बना तो ली बट बैक्टीरिया मीटिंग करके उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्रॉसली दो तरीके की होती है, एक नेचुरल, एक अक्वायर्ड। नेचुरल का मतलब है शुरू से ही बैक्टीरिया उस दवाई को रेजिस्टेंट था। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा विल बी रेजिस्टेंट टू एनी ड्रग इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है ही नहीं। अगर सेल वॉल है नहीं तो अगर कोई दवाई इनहिबिट करती है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइकोप्लाज्मा इज इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, सेल वॉल इनहिबिटर से रेजिस्टेंट होता है। दूसरा कैंडिडा क्रूजियाई है जो इट इज इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू फ्लूकोनाजोल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे नेचुरल रेजिस्टेंस होती है। नेचुरल रेजिस्टेंस में हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमें पता ही है कि दवाई काम नहीं करेगी तो हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम आती है अक्वायर्ड रेजिस्टेंस में। अक्वायर्ड का मतलब ये है कि शुरू में बैक्टीरिया सेंसिटिव था। जैसे हम क्लोरोम्फेनिकोल देते थे, शुरू में बैक्टीरिया साल्मोनेला को मार देती थी बट बाद में वही साल्मोनेला क्लोरोम्फेनिकोल रेजिस्टेंट हो गया। सिमिलरली स्टैफ ऑरियस में नॉर्मली पेनिसिलिन जी काम करती थी, बाद में रेजिस्टेंस हो गई। तो बाद में जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है उसको कहते हैं अक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये अक्वायर्ड रेजिस्टेंस मेन प्रॉब्लम है हमारी। अब अक्वायर्ड रेजिस्टेंस के कारण क्या हो सकते हैं, मेथड्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले किस मेथड से ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है डेवलपमेंट ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स। सो बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो मीटिंग करता है, मीटिंग करके वो डिसाइड करता है कि हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड को गन्स दे दी तो अब जैसे ही एंटीबायोटिक आएगी गोलियां चला देंगी, एंटीबायोटिक टूट जाएगी और बैक्टीरिया बच जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने एंजाइम्स डेवलप कर लिए विच विल ब्रेक द एंटीबायोटिक एंड द ड्रग्स टू विच रेजिस्टेंस अकर बिकॉज ऑफ एंजाइम्स आर एबीसी। कौन सी दवाइयों को रेजिस्टेंस होती है, एबीसी को। ए से क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बी से है बीटा लैक्टम्स, बीटा लैक्टम्स। और सी से है क्लोरमफेनिकोल। तो ये तीन दवाइयां हैं जिनको कॉमनली रेजिस्टेंस होती है इनएक्टिवेटिंग एंजाइम की डेवलपमेंट होने के कारण। जैसे बीटा लैक्टामेज डेवलप हो जाता है, वो बीटा लैक्टम को तोड़ देता है। ठीक है, दूसरा है देयर मे बी आल्टर्ड टारगेट। आल्टर्ड टारगेट का क्या मतलब है कि जिस टारगेट पे एंटी माइक्रोबियल बाइंड करके बैक्टीरिया को मारती थी या बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकती थी, बैक्टीरिया ने वो टारगेट ही चेंज कर दिया। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एमआरएसए में, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस जो होता है वो मेथिसिलिन को रेजिस्टेंट कैसे होता है, वो क्या करता है, टारगेट साइट चेंज कर देता है। टारगेट साइट इन दिस केस इज द बाइंडिंग साइट कॉल्ड ट्रांसपेप्टिडेज। हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसपेप्टिडेज एक जगह होती है जहां पे एंटीबायोटिक मेथिसिलिन वगैरह सारी एंटीबायोटिक बाइंड करके बैक्टीरिया को मारती है। जब उसने वो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ही चेंज कर दिया तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। वो एग्जांपल है एमआरएसए की। सिमिलरली वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस में भी टारगेट चेंज होता है और ज्यादातर फ्लोरोक्विनोलोन में भी टारगेट चेंज होने से रेजिस्टेंस होती है क्योंकि बैक्टीरिया अपना डीएनए गायरेज चेंज कर देता है। ओके, तो ये हो गया अल्टर्ड टारगेट। देन तीसरा मेथड है बायोकेमिकल मेथड ड्रग रेजिस्टेंस का, डेवलपमेंट ऑफ इफ्लक्स पंप्स। बैक्टीरिया क्या करता है, वो बाउंसर्स रख लेता है। ठीक, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एंटीबायोटिक गई और उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। तो बैक्टीरिया को लगा कि ये मेरे अंदर घुस के, मेरे घर के अंदर घुस के मुझे काम नहीं करने दे रही, तो बैक्टीरिया ने बाउंसर रख लिया। उस बाउंसर ने क्या किया, उसने लात मार के बाहर फेंक दिया। जब ये बाहर निकल गई तो काम नहीं कर पाएगी। तो इस रेजिस्टेंस मेथड को कहते हैं इफ्लक्स पंप्स। और इफ्लक्स पंप से रेजिस्टेंस होती है मेनली टेट्रासाइक्लिन्स को। टेट्रासाइक्लिन्स को इफ्लक्स पंप से रेजिस्टेंस होती है। और एक और दवाई है टिगेसाइक्लिन। ऑल्दो टिगेसाइक्लिन बनाई हमने इसलिए थी कि वो इफ्लक्स पंप को रेजिस्टेंट थी, बट बैक्टीरिया आजकल इसके अगेंस्ट भी इफ्लक्स पंप्स बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ्लक्स पंप्स वाला। फिर चौथा क्या हो सकता है, डिक्रीज इन परमिएबिलिटी हो सकती है।
परमिएबिलिटी। तो ये तो लॉजिकल है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर दवाई जाएगी तभी तो वो उसकी ग्रोथ को रोकेगी। अगर बैक्टीरिया के अंदर दवाई जा ही ना पाए तो ग्रोथ को कैसे रोकेगी? तो बैक्टीरिया परमेबिलिटी कम कर सकता है। ये मेथड मेनली होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड में रेजिस्टेंस का मेथड। और लास्टली अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ये होता है मेनली सल्फोनामाइड्स में। सल्फोनामाइड बेसिकली कैसे काम करती हैं कि ये बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड बनने से रोक देती है। बैक्टीरिया में खास बात क्या होती है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो खुददार होते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना फॉलिक एसिड बनाएंगे, अपना मेहनत करेंगे, अपना डीएनए बनाएंगे, हम किसी से मांग के नहीं खाएंगे। मतलब बैक्टीरिया जो है वो डाइट वाली फॉलिक एसिड यूज नहीं कर सकते, वो नहीं करते यूज क्योंकि खुददार है भाई, अपनी मर्जी से मेहनत करके कमाते हैं वो। तो सल्फोनामाइड उसके इसी खुददारी पे चोट कर देती है। मतलब सल्फोनामाइड उनका फॉलिक एसिड बनना रोक देती है। जब सल्फोनामाइड खुद बैक्टीरिया जब खुद फॉलिक एसिड ना बना पाए और ह्यूमन वाली यूज कर नहीं पाए डाइट वाली, तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी उनकी। ठीक है, तो फिर बैक्टीरिया को लगा कि यार इतना खुददार होने का भी फायदा नहीं है, अगर हम लोग ही मर ना बचे तो फायदा क्या। तो बैक्टीरिया क्या होता है, जो पहले की फॉलिक एसिड बनी हुई है, दैट मीन्स जो डाइटरी फॉलिक एसिड है, वो उसी को यूज करने लग जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया तो बैक्टीरिया बच गया। तो ये हो गया अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। तो 5 तरीके से यूजुअली ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफर कैसे होती है? ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। एक बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, समझ आता है, बट बाकी बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? ये रेजिस्टेंस उन लोगों में कैसे जाती है? तो 2 तरीके का ट्रांसफर पढ़ेंगे, एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। वर्टिकल का मतलब है बैक्टीरिया ने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोजनी को। मतलब एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होकर 2 बन गए, इन दोनों में जो रेजिस्टेंस हुई ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस मतलब है मदर टू चाइल्ड। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया की नेक्स्ट प्रोजनी। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड होता है म्यूटेशन। जो पेरेंट बैक्टीरिया है उसमें म्यूटेशन हो गई, तो उससे जो भी आगे बच्चे बनेंगे वो सब में म्यूटेशन रहेगी, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी। अगर म्यूटेशन रेजिस्टेंस वाली हुई है तो सब में रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का क्या मतलब है? अपने भाई बहनों में, आस पड़ोस के लोगों में, मतलब ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कैसे रेजिस्टेंट हो गई? तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के रेजिस्टेंस के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एक एक करके पढ़ते हैं इनको। ये एक पहला बैक्टीरिया था, ये दूसरा बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया है। पहला बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट था, इसके पास रेजिस्टेंस वाला जीन है जो ड्रग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं है। तो पहले बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को देना है, कैसे देगा? तो सबसे पहले पहला बैक्टीरिया कहेगा कि मैं अपने आप को सिक्योर कर लेता हूं, मैं तो रेजिस्टेंट रहूं। तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस जीन को मल्टीप्लाई कर लेता है, कई पार्ट बना लेता है, एक की जगह 3-4 पार्ट बना लेता है, ताकि कम से कम एक तो मेरे पास रहे। अब रेजिस्टेंस जीन को मल्टीप्लाई करने के बाद इसने क्या किया, इसके साथ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया, दूसरे के साथ एक ट्यूब बना ली दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। इस ट्यूब का नाम है सेक्स पिलाई। तो 2 बैक्टीरिया आपस में फिजिकली जुड़ गए सेक्स पिलाई की मदद से, और अब इस ट्यूब के थ्रू रेजिस्टेंस जीन जो है जहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो दूसरे के पास भी रेजिस्टेंस जीन आ गया तो वो भी रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन मतलब फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर हुआ है, और हमें सबको पता है कि फिजिकल कांटेक्ट होना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टाइप ऑफ जीन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि पूरा फिजिकल कांटेक्ट है, पूरा हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे में, मल्टीपल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरा है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। ये एक पहला बैक्टीरिया था, ये दूसरा बैक्टीरिया है। पहला बैक्टीरिया रेजिस्टेंट था,
जीन था उसके पास, दूसरा नहीं है। तो पहले बैक्टीरिया ने फिर से वही किया कि पहले मैं जीन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीन ही चला जाए, तो वो जीन को मल्टीप्लाई कर लेता है। अब इस बैक्टीरिया ने बुलाया एक आदमी कि भैया मुझे पार्सल भेजना है आगे। उस पार्सल लेने वाले आदमी का क्या नाम था? वायरस। तो दिस इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। तो एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? यस, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज ने इसको इन्फेक्ट किया, और जैसे ही उसने इन्फेक्ट किया तो वो रेजिस्टेंस जीन चुरा के ले गया। अब ये बैक्टीरियोफाज यहां से निकला और अब इसमें जाके इन्फेक्शन कर दिया, और इसमें इन्फेक्शन किया तो बैक्टीरियोफाज ने ये रेजिस्टेंस जीन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली इस मेथड को कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन का मतलब है कि हमने कुरियर वाले को बुलाया, उसको बोला कि भैया ये रेजिस्टेंस जीन जाके उस भाई को दे के आना। ठीक है, तो कुरियर वाले का नाम क्या था? वायरस था या बैक्टीरियोफाज था। तो हमने कुरियर वाले को बुलाया, उसको रेजिस्टेंस जीन दिया, पैकेट दिया, और उसको बोला कि दूसरे बैक्टीरिया को दे दो। ठीक, अब ये होगा ट्रांसडक्शन। अब तीसरा मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि फिर से ये एक बैक्टीरिया था, ये दूसरा बैक्टीरिया है। पहले बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस का जीन, इसने वही किया, पहले से इसको मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मेरा जीन कहीं ना चला जाए। अब मल्टीप्लाई करके एक दिन ये घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, गलती से इसका जीन जो है वो गिर गया, एनवायरनमेंट में गिर गया। इसको कहते हैं फ्री एनवायरमेंटल डीएनए। फ्री एनवायरमेंटल डीएनए गिर गया। अब दूसरा बैक्टीरिया वहां से गुजर रहा था, उसने सोचा घूमते फिरते, अरे यहाँ तो जीन पड़ा है, चलो उठा लेते। तो इसने जीन उठा लिया, तो ये भी रेजिस्टेंस हो। तो अगर फ्री एनवायरमेंटल डीएनए से रेजिस्टेंस ट्रांसफर होती है तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आप क्या समझ सकते हो कि ये बैक्टीरिया घूम रहा था सड़क पे, घूमते घूमते इसको 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, जमीन पे सड़क पे पड़ा था 2000 का नोट, इसने उठा के जेब में रख लिया। ठीक है, अब क्योंकि 2000 का नोट तो रोज रोज पड़ा मिलता है नहीं, इसलिए ये सबसे कम कॉमन होता है। इट इज लीस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन है लीस्ट कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। ड्रग रेजिस्टेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।